अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम जो कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि इसके माने अगर हम इसकी अहमियत और इसके माने गैरों तक पहुँचाते तो फिर बात ही कुछ अलग होती। सलाम को लेकर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सलाम और अज़ां की जो अहमियत है वो हम गैरों तक पहुँचाने में नाकाम हुए हैं। शायद इसीलिए बहरहाल जो भी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको तकलीफ़ होती है अगर आप सलाम करते हैं। लेकिन सलाम के माने अगर हम ये समझा सकें, शायद इसीलिए इस्लामी तालीमात में ये कहा गया है कि पहले गुफ्तगू से पहले सलाम करो, बाद में फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करो। तो अगर सलाम का बिल्कुल माने अगर हम वाज़े तौर पे अगर देखेंगे तो सलाम जो करते हैं हम, अस्सलाम वालेकुम से यही मुराद होती है कि मेरे सामने वाले को मैं ये तमानियत दे रहा हूँ कि आप मेरे से मेरे हर किस्म के शर से, हाथ से, ज़बान से, किसी भी मेरी हरकत से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की गारंटी है कि आपको मेरे से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये अगर हम बता दे सकते गैरों को तो फिर इसकी बात कुछ और ही होती है। खैर, बहरहाल सलाम के बारे में बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते 21 करोड़ मुसलमानों ने ईद मनाई और ईद के बाद अगर देखा गया तो जो माहौल पुरसुकून माहौल में ईद मनाई गई, वही पुरसुकून माहौल आज तक भी जारी और सारी है। 8 दिन गुजरने के बावजूद भी ना किसी की इबादत गाह के सामने डीजे बजा, ना कहीं पे पथराव हुआ, ना कहीं पे कोई किसी किस्म की बदतमीजी हुई। बस ये ज़रूर हुआ कि मुसलमान निकले, अपनी अपनी इबादत गाह को गए, नमाज़ पढ़े, कोई खुले में नमाज़ पढ़ा, कोई मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ा। बहरहाल नमाज़ पढ़कर वो अपने जगह पे वापस लौट के आ गए। शायद इसीलिए सलाम की अहमियत हमारे पास ज़्यादा है जो हम बताने में नाकाम हुए थे। बहरहाल इन्हीं बातों के बाद देखिए कि ये बात होती है कि फिर अगर हम ये बता दिए जिस तरीक़े से ईद मनाई गई, जिस तरीक़े से हमने नमाज अदा की और पूरे हिंदुस्तान को एक वाज़े तौर पे ये इशारा दिया कि सलामती ही मुसलमानों के दम पर क़ायम है, या हमारी वजह से, या हम एक बहुत अहम पहलू हैं जिसकी वजह से एक इतना बड़ा ईद का त्यौहार या इतनी बड़ी ईद 21 करोड़ लोग बग़ैर किसी दंगे फसाद, धूम, शोर शराबे या किसी मौसीकी के या नाच गाने के बग़ैर आराम से हम गए और नमाज़ पढ़ के आ गए। ये वही लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम लड़ाई को फ़रोग़ देता है, या इस्लाम मज़हब में या इस्लाम मज़हब हिंदुस्तान में तलवार की नोक पे फैला है। जो यही लोगों के मुंह पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक किस्म से तमाचा रख सकता है। अब जबकि इतनी सादगी के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ ईद का मौका गुज़र गया तो शायद कहीं ना कहीं फ़िरक़े परस्तों को तकलीफ़ हुई, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि 3 नादान लड़के जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र कर्नाटका से और तीसरा तो अभी पकड़े नहीं गया है, वो लोग मक्का मस्जिद को जाते हैं, तस्वीर कशी करते हैं और तस्वीर कशी करने के बाद वहाँ पे कुछ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने या अपने मज़हब को बड़ा बताने के नारे भी लगाते हैं। इससे यही अंदाज़ा हो सकता है कि चूँकि पड़ोसी रियासत में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक पड़ोसी रियासत नहीं, दोनों पड़ोसी रियासतों में एक जगह इलेक्शन सर पे मंडला रहा है तो दूसरी रियासत में हुकूमत भी डगमगा रही है। तो यहाँ पे हुकूमत जा सकती है और वहाँ पे नई हुकूमत आ सकती है। तो शायद इसको फिर से फ़िरक़ा परस्ती के तरफ बढ़ावा देने के लिए या फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने के लिए शायद ये एक कोशिश हुई है कि अब तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग मक्का मस्जिद गए क्यों थे, तस्वीर कशी क्यों किए और उसके बाद नारे लगाने के पीछे का राज क्या है। खैर, बहरहाल कर्नाटका के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। 10 मई को राय दही होने वाली है और 10 मई तक पहुँचते पहुँचते मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के
काफ़ी पब्लिक मीटिंग्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, फाइनल हो गए हैं, और वहाँ पे डेस्परेट कोशिश हो रही है कि बिल्कुल अपने हर किस्म की एड़ी चोटी का जोर लगा के बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ अपनी हुकूमत बचाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, बल्कि सियासी मुबस्सिरीन के बमौजिब अगर बात करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को जो दिया जाता था कर्नाटक में, वो कैंसिल करने के बाद या उसको मनसूख करने के बाद जो फैसला बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, उसके बाद शायद ऐसा लग रहा कि वहाँ पे कर्नाटका की हुकूमत जाना बिल्कुल ही तय है। नई हुकूमत आ जाएगी तो वो किस तरीके से चलेंगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलवक़्त 10 मई से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहाँ पे ऐसा अपना इलेक्शन लड़े वैसा पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मनसूबाबंदी बनाकर वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी बोलते बोलते या सवाल करते करते थक नहीं रहे हैं कि 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में कहाँ से आए। ये ऐसा सवाल है जो मौजूदा वक्त में बोफोर्स की तरह एक बहुत बड़ा स्कैम बन सकता है, और शायद अडानी को लेकर, अडानी के ताल्लुक़ से, अडानी के 20,000 करोड़ को लेकर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को ये बात, उनके जहनों में ये बात आ गई है कि मुल्क की आवाम से लूटा हुआ पैसा अडानी की कंपनी में लगाया जा रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से वैसे भी बीजेपी काफ़ी हद तक परेशान थी, लेकिन अडानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट एक तरफ है जो माली एतबार से जो करप्शन की बात को या 20,000 करोड़ के सवाल की का जवाब के तौर पे, या लोगों में जिस तरीके से सवाल ये घूम रहा है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए हैं, लेकिन आवाम के जहनों को झिंझोड़ने के लिए एक नया और एक स्कैम नज़र आया है बोफोर्स की तरह, वो है सत्यपाल मलिक। साबिक़ गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले अपना बयान दिया था, फिर से वो अब फिर अपने नए बयान के साथ आए हैं कि गलती हमारी थी। ये एक सवाल ऐसा है इनका कि ये सत्यपाल मलिक तस्लीम करते हैं, वज़ीर आज़म को फ़ोन पे बात करते हुए तस्लीम किए हैं कि गलती हमारी थी जिसकी वजह से हमारे फ़ौजियों की मौत हो गई है। कभी पर अगर हम तैयारा फराहम कर देते, 5 की जगह 3 ही सही, 3 की जगह 1 ही सही अगर तैयारी दे देते तो शायद ये लोगों की जान बच सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। हद तो ये है कि सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा है कि राजनाथ सिंह वज़ीर आज़म बनने के अहल उम्मीदवार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पे नहीं पेश किया गया तो वहाँ बीजेपी हार सकती है। बहरहाल ये ऐसे सवाल हैं सत्यपाल मलिक के जो फिलवक़्त बीजेपी को काफ़ी हद तक परेशान करके रखे हैं, और बीजेपी जो एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने में अभी तक तो कामयाब हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि फिलवक़्त एड़ी चोटी का ज़ोर भी काम आने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साथ उन्होंने अजीत डोभाल का भी नाम लिया, जिसमें जो बखौल सत्यपाल मलिक के अजीत डोभाल ने फ़ोन कर ये बात कही थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि अभी आप पुलवामा अटैक पर अपनी ज़बान को बंद रखें। तो शायद ऐसा लग रहा कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ जाना और सत्यपाल मलिक के मुंह से या ज़बान से निकली हुई हर एक जुमला कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सत्यपाल मलिक अपने सत्य की बुनियाद पे हुकूमत को हलाने में कहीं पर कामयाब हो सकते हैं। याद रहे कि मुसलमान कहकर अब तक मासूम हिंदुस्तानियों को डराकर वोट बटोरने वाली सरकार फिलवक़्त ऐसा लग रहा है कि अब अपने ही लोगों से, अपने ही लीडरों से काफ़ी हद तक परेशान है। अगर कर्नाटका की हम बात करेंगे तो कर्नाटका में जिस तरह येडियुरप्पा की बेइज्जती की गई थी और लिंगायत तबके की बेइज्जती की गई थी, तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही अगर हम जाएंगे तो फिलवक़्त महाराष्ट्र दूसरी पड़ोसी रियासत है, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में हुकूमत को ख़तरा रहेगा और वहाँ पे
ایک ناتھ شنڈے کی رکنیت یا ایک ناتھ شنڈے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں کی بی جے پی حکومت مہاراشٹرا میں بھی زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ اگر اوپر جائیں گے مدھیہ پردیش میں اگر دیکھیں گے تو مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی کا وہی برا حال ہے جو اگر ہم مدھیہ پردیش کی بات کریں گے تو اگر شیوراج سنگھ چوہان اپنی جگہ طاقتور چیف منسٹر ہیں تو ان کے ڈپٹی جو ہیں ہوم منسٹر وہ وہاں پر اپنی ناراضگی کھل کر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور اما بھارتی بھی کہیں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ اپنی ناراضگی دکھانے میں، اور جو کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے جیوترادتیہ سندھیا وہ بھی یہ امید کر کے رکھے ہیں کہ انہیں اگلا چیف منسٹر بنایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 دعوے داروں کے بیچ میں کرناٹکا کی طرح مدھیہ پردیش میں بھی اگر یہ چیز ہوتی ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ایسے حالات میں جھولی والے بابا کے ساتھ پیچھے لوٹے والے بابا کو بھی اپنے گھر کو جانا پڑے گا۔ مسلمانوں کی بات اگر ہم کریں گے تو مسلمان کا کوئی زیادہ دنیا میں دلچسپی مسلمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں یہ آیا ہے کہ یہ زندگی تو بس گزرنے کا راستہ ہے، آخری منزل تو آخرت کی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے شاید مسلمان یہاں دنیا کو پرماننٹ گھر نہیں سمجھتا اور آخرت کو ہی اپنا اصل ٹھکانہ سمجھتا ہے۔ بہرحال ایسے بہت سارے چیزیں ملک میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال جو اب اس وقت سب سے زیادہ گھوم رہا ہے وہ یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت نے ایک سرکاری افطار پارٹی دی ہے جس میں 66 کروڑ روپے کے اخراجات بھی ہوئے ہیں۔ بڑے پیسے والوں کو یا پیٹ بھروں کو افطار کرا کر حکومت، یہ یقیناً افطار پارٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی ہندو مسلمان کا یا ہر مذہب کے رہنے کے لیے ایک کوشش ہوتی ہے کہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان یا ہو یا تلنگانہ ہو، ہم سیکولر اقدار پر اپنی زندگی گزرتے ہیں، لیکن 66 کروڑ روپے جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے نکل گئے ہیں اس کے اوپر سخت اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ فائنانس کارپوریشن کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ مسلم نوجوانوں کو یا مسلم بے روزگار نوجوانوں کو سبسڈی لون کے طور پر جو اپلیکیشنز جمع کیے گئے تھے، تقریباً 2,40,000 یا 2,50,000 کے قریب اپلیکیشن جمع ہوئے تھے، ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لون جاری کرتے، نہ اس کے کہ آپ نمائشی طور پہ افطار پارٹی آرگنائز کر کے یا افطار پارٹی کا اہتمام کر کے پیٹ بھروں کو افطار کرا کر کھانا کھلا کر اپنی واہ کرانے سے بہتر ہوتا کہ اگر آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے اور کافی مسلمانوں کی بے روزگاری کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے۔ بہرحال ایسے چیزوں کی روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تلنگانہ میں نہ کوئی مسلم نمائندگی برابر ہو رہی ہے، نہ مسلمانوں کے تعلق سے کچھ آواز اٹھ رہی ہے، تو شاید اسی لیے بھی ہر ایک کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ بی جے پی اپنا پارٹ پڑھانے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہماری نمائندگی کرنے کے لیے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی ہے جس کے وجہ سے مسلمان آج خاص طور پہ تلنگانہ کا مسلمان بہت زیادہ پسماندہ، بے روزگار اور ہر اعتبار سے یتیم و یسیر ہے۔ بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچتے رہیے اور کس حد تک یا کس قسم کے مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں اور اس کا ازالہ کس طرح ہونا چاہیے، اس پر سوچ وچار ہونا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آواز نکالیں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔